तो बच्चों अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। अभी तक हम लोगों ने जाना कि स्फेरिकल मिरर होते क्या हैं और उनमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि स्फेरिकल मिरर यानी कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन होगा, जब लाइट पड़ेगी और रिफ्लेक्शन होगा तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं। पहला कहता है कि इन कॉन्केव मिरर अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई रे ऑफ लाइट जा रहा है और कैसा जा रहा है? पैरेलल जा रहा है। किसके पैरेलल जा रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट जा रहा है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? पासेस थ्रू द फोकस। यहां से जब लाइट रिफ्लेक्ट करके आती है तो फोकस से पास करती है। वहीं ये कॉन्केव मिरर का केस था, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में देखिए कुछ चीजें आपको अटपटा लग रही होंगी। तो ये क्या है? कहता है कॉन्वेक्स मिरर में अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लग रहा है, यहां से देखिए कि रे ऑफ लाइट आ रही है और ये कॉन्केव मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां है? आउटवर्ड है। मैंने बताया था आपको आउटवर्ड होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनवर्ड नहीं होता। इनवर्ड कॉन्केव मिरर में होता है और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? आउटवर्ड होता है। यहाँ पे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जाती है तो मिरर पे टकराने के बाद क्या हो जाता है? वो जो है किसी और डायरेक्शन में बैक हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। लेकिन वो क्या हो रहा है? हम एक इमेजिनरी लाइन ले लेते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि ये फोकस पे जा रहा है। तो ये जो रे है कहता है इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। कहां से डाइवर्ज होता है? इसको जाना था फोकस पे और वहां से वो वापस रिफ्लेक्ट हो गया। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे मिरर के कर्व्ड के वजह से होता है, आउटवर्ड कर्व्ड है तो एंगल किस एंगल पे पड़ रहा है उसके वजह से होता है। इसके बारे में हम लोग और हायर क्लासेस में और चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये थे दो चीजें। एक में आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जा रहा है कॉन्केव मिरर के केस में, तो वो कहां से होके गुजर रहा है? इट पासेस थ्रू द फोकस। और दूसरे में कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है इंसिडेंट रे फॉल कर रहा है मिरर पे, तो वो क्या हो रहा है? इट डाइवर्जेस फ्रॉम द फोकस। और अगर ये जो डाइवर्जन हो रहा है इसको इमेजिनरी हम मिलाएं तो ये मिरर के बिहाइंड फोकस पे जाके मिलेगा। नेक्स्ट, अब क्या कहता है? अगर कॉन्केव मिरर में हम देखें, कहता है कि कॉन्केव इस कॉन्केव मिरर के केस में देखिए अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे ठीक उसी का उल्टा आपको दिखेगा। यहाँ पे जब ये इंसिडेंट रे कहां से जा रही है? फोकस से होके जा रही है और कॉन्केव मिरर के सरफेस पे पड़ रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। कहां जा रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के, देखिए ये पैरेलल जा रहा है। तो वहीं जब हम जो है कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखेंगे तो जब ये टुवर्ड द फोकस इंसिडेंट रे कहां आ रहा है? टुवर्ड द फोकस आ रहा है। ये इंसिडेंट रे टुवर्ड द फोकस आ रहा है और क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। आई बात समझ में बच्चों? वो पैरेलल आ रहा था, फोकस से होके जा रहा था। ये जो है फोकस पे आ रहा है और टकराने के बाद क्या हो रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। चलिए थर्ड केस हम देखते हैं। कहता है थर्ड केस में इन कॉन्केव मिरर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन। क्या कह रहा है? पेन कॉपी निकाले रहिए, नोट करते रहिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट्स जरूर बनाइए, वरना भूल जाएंगे और फिर मजा नहीं आएगा। उसको नोट्स बनाते रहिए ताकि दोबारा आप रिवीजन कर सकें। और ये तो वीडियो हमेशा पड़ा रहेगा, इसको जब चाहे आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, बट नोट्स बनाना जरूरी है। मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ कि हमें
अगर आंखों से देखना जरूरी है तो कानों से सुनना भी जरूरी है, और उसी को अगर हम लिख लेते हैं यानी हम 3 सेंस ऑर्गन के यूज कर लिए, आंखों से हमने देखा, कानों से सुना और फिर इसी को नोट कर लिया, तो माइंड में बार बार वो रिपीट किया, और इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, चीजें अच्छे से समझ में भी आ जाती हैं और ब्रेन में स्टोर भी रहता है। भैया दिमाग में जगह बना लेगा ये आपका जो टॉपिक है। तो चलिए लिखते रहिए, पॉज करिए, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, फिर समझते रहिए। तो कहता है कि अगर कोई जो है रे कहां से आके जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है और फिर कॉन्केव मिरर पे टकराती है, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराती है, तो वापस इट्स बाउंस बैक। याद रखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब इंसिडेंट रे आएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, इट विल बाउंस बैक इन द सेम डायरेक्शन एंड इन द सेम पाथ। उसी पाथ पे आप देख रहे हैं दूसरी कोई लाइट नहीं, कोई रे नहीं दिखाई दे रही है, सेम पाथ पे वो वापस जो है रिडायरेक्ट हो जा रहा है, वापस जो है चला जा रहा है। सेम कॉन्वेक्स मिरर के भी केस में वही होगा। कॉन्वेक्स मिरर के भी केस में देखिए यहाँ पे टुवर्ड द सेंटर, हम ये नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम ये नहीं कहेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, क्या कहेंगे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब इंसिडेंट रे जाता है तो कॉन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद वापस बाउंस बैक इन द सेम डायरेक्शन, सेम पाथ। आई बात समझ में, लिखते रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहता है इन अ कॉन्केव और अ कॉन्वेक्स मिरर अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड ऑब्लिकली एट द पोल इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कह रहा है भैया, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर जो है लाइट का रे कहां पड़ता है, डायरेक्ट पोल पे आ रहा है, कहां आ रहा है, डायरेक्ट पोल पे स्ट्राइक कर रहा है, उस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है जहां पोल है, तो क्या होगा, वो उतना ही एंगल बनाते हुए वापस जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और इस रिफ्लेक्शन में एंगल क्या बनेगा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर बनेगा। एंगल आई और आर दोनों सेम रहेगा। सेम आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के भी केस में जब लाइट जो है पोल पे इंसिडेंट करती है, पोल से पे टकराती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों का एंगल, और एंगल किसके बीच में होगा, आप देख रहे थे प्लेन मिरर में एक इमेजिनरी लाइन ले रहे थे जो क्या था, नॉर्मल था, और उस नॉर्मल से हम कंपेयर करके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल रहे थे। यहाँ पे वो नॉर्मल का काम कौन कर रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, याद रखिएगा कौन कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो एंगल बनेगा इस इंसिडेंट रे और इस प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में बनेगा, उसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फिर रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में एंगल आई इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल आर होगा, याद रखिएगा आप सब। अब जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जिसमें जो है हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज फॉर्मेशन होता है बाय दीज स्फेरिकल मिरर। यह स्फेरिकल मिरर है, हमने प्लेन मिरर में भी इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, कैसा बनता है, छोटा, बड़ा, बराबर, इरेक्ट, क्या सब आपको याद होगा, फिर से वीडियो जाके देखिए अगर भूल गए हैं तो। यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर पे जब लाइट पड़ती है तो इमेजेस किस तरह की बनती है उसके बारे में हम देखेंगे। कहता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। देखिए भैया ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी, इस मिरर से बहुत दूर है। इंफिनिटी क्या होता है, मतलब अता पता नहीं है कितनी दूरी है, वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, उसी को कहते हैं इंफिनिटी। तो कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज का क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगा, किस तरह का बनेगा। तो कहता है इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस। कहाँ बन रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। और कहता है हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है, और रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है।
जो इमेज, एक कॉन्सेप्ट हमेशा आपको दिमाग में होना चाहिए कि जो इमेज रियल होगी वो इन्वर्टेड होगी। अब आप कहेंगे कि इन्वर्टेड क्या है सर, बहुत लोगों को मालूम होगा, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जब कोई इमेज जो है बनेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस की ऊपर साइड में बनेगी। जैसा ये एरो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, देखिए एरो ऊपर दिखाई दे रहा है, तो इसको हम जो है क्या कहेंगे, ये इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट होगी, सीधी होगी, इसके ऊपर होगी। लेकिन इसी को हम ऐसे टर्न कर दें तो ये इमेज का हेड जो है नीचे की तरफ हो जाएगा और इसी को क्या कहेंगे, इन्वर्टेड, यानी उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और रियल होगा। और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो फिर जान लीजिए। रियल इमेज क्या होता है, जिसको हम अपने कैमरे में कैद करके स्टोर कर सकें, उसको किसी स्क्रीन पे देख सकें। जैसे आप मूवी देखते हैं, जैसे आप अपने कैमरा में इमेज देखते हैं, उसको टीवी या प्रोजेक्टर के द्वारा कहीं पे स्क्रीन करते हैं, तो वो रियल इमेज होती है। और वर्चुअल इमेज क्या होती है, प्लेन मिरर बनाता है वर्चुअल इमेज, जो जब तक ऑब्जेक्ट उस मिरर के सामने रहेगा तब तक इमेज दिखाई देगी, ऑब्जेक्ट गायब, इमेज भी गायब। तो इसको कहते हैं वर्चुअल यानी आभासी, रियल मतलब वास्तविक। तो रियल जिसको स्टोर करके रखा जा सके, बाद में उस इमेज को, उस वीडियो को देखा जा सके। जैसे ये वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, स्टोर्ड वीडियो है, रियल वीडियो है, रियल इमेज है। और वर्चुअल जो ठीक ऑब्जेक्ट के सामने रहने पे इमेज दिखाई दे और ऑब्जेक्ट न रहे तो न दिखाई दे। चलिए ये तो रहा फंडे की बात, वापस आते हैं यहाँ पे। तो ये पहले में आपने देखा, अगर इंफिनिटी पे कोई इमेज है, पहले केस में सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पे। कैसा होगा इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और कैसा होगा, तो कह रहा है कि हाईली डिमिनिश्ड होगा, यानी बड़ी छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं, नेक्स्ट केस क्या कह रहा है। तो देखिए सेकंड केस में हम देखते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, कहां पे है, सी यानी याद करिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी स्फीयर का सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस पे देखिए सी का पॉइंट बना हुआ है, भूलिए मत, एक पॉइंट याद रखिए, नोट करते रहिए। तो कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, बियॉन्ड सी रखा हुआ है, कहां रखा है, बियॉन्ड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत पीछे है, लेकिन एग्जैक्ट बता नहीं रहा है कितने पीछे है, तो यानी बियॉन्ड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मान लेते हैं, कोई एग्जैक्ट नहीं मालूम है। द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस, इन दोनों के बीच में कहीं बनेगा। देख रहे हैं इमेज जो है बीच में बन रहा है, और देखिए उल्टा बन रहा है। तो आप बताइए अगर इमेज उल्टा बन रहा है तो क्या होगा, दैट विल बी रियल इमेज। कैसा इमेज होगा, रियल इमेज होगा। तो देखिए कहता है रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है और डिमिनिश्ड बन रहा है। पिछले वाले में आपने देखा हाईली डिमिनिश्ड है यानी बहुत ही छोटा है, और इसमें केवल डिमिनिश्ड कह रहा है। तो आप कहेंगे सर डिमिनिश्ड मतलब भी बहुत छोटा होगा, तो दोनों में अंतर क्या हुआ, अंतर है, उसमें जो है बहुत छोटा बन रहा था और इसमें ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा बन रहा है, तो उतना छोटा नहीं बन रहा है, देखने लायक बन रहा है, तो उसको हम कहेंगे डिमिनिश्ड। तो हाईली डिमिनिश्ड बोले तो बहुत ही छोटा, डिमिनिश्ड बोले तो ऑब्जेक्ट से छोटा। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा और ये इमेज साथ में बनाते जाइए और ये केस लिखते जाइए। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको जो है डायरेक्टली इमेज बनाने को दे सकता है, कंडीशंस लिख देगा, ये कंडीशंस है, तो इस तरह की इमेज बनाइए। और अगर इस तरह की इमेज बन रही है तो वो मिरर कौन सा होगा, कॉन्केव होगा या कॉन्वेक्स होगा, इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बहुत ध्यान से आप लोग एक एक पॉइंट को नोट करते रहिए, ये इमेज भी साथ में बनाते रहिए, पॉज करिए और बनाते रहिए, तभी जाके जो है हम अच्छे से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। रटने की कोशिश मत करिए, रटना नहीं है, इमेज को देखिए, इमेज से समझिए, इमेज से उस लाइन को मिलाइए। ये पढ़ा जो है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है तो ऑब्जेक्ट को देखिए, इमेज कहाँ बन रहा है तो इमेज को देखिए। इस जो है फिगर में जब आप इन सारी चीजों को देखेंगे और राइटिंग नोट्स को मिलाएंगे तो बड़े अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल आइए चलते हैं।
When the object is at C, कहता है कि अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। कहाँ ऑब्जेक्ट आ गया बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। और जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है तो इमेज कहाँ बन रहा है, देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज ठीक वहीं पे उसी के नीचे बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। और क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट के साइज का ही दिख रहा है, तो ऑफ सेम साइज बन रहा है। पिछले वाले में हाईली डिमिनिश था, फिर डिमिनिश हुआ, फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेम साइज का दिख रहा है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड आल्सो ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा इमेज होगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, पॉज करके बनाते रहिएगा, इमेज बनाते रहिए, ये फिगर बनाइए और फिगर बना के ये लाइन नोट करिए। ये बहुत अच्छा आपका नोट्स बन जाएगा, रिवीजन में बड़ी काम देगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। और बच्चों अगर आपको कुछ चीजें नहीं भी समझ में आती हैं तो आप जो है उसको कमेंट बॉक्स में, उसमें सेक्शन कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे आप लिखिए क्या आपको नहीं समझ में आया, उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका डाउट बड़ा होगा तो उस पे हम छोटा सा एक फिर आपको वीडियो बना के देंगे। तो आप जो है कमेंट करते रहिए, कितना अच्छा लगा, कितना समझ में आया ये भी बताइए, और जो डाउट है वो भी बताइए। चलिए फोर्थ पॉइंट पे हम चलते हैं। कहता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, क्या होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस में, फोकस के बीच में कहीं जब ऑब्जेक्ट होता है तो क्या होता है, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सी। कहां इमेज बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, देखिए पीछे बन रहा है, कहां बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज बन रहा है, समझे बच्चों। और कैसा बन रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड व्हाट, एनलार्ज्ड। क्या कहेंगे, एनलार्ज्ड, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा, एनलार्ज्ड हो गया। भाई आप किसी इमेज को जूम करते हैं क्या हो जाता है, एनलार्ज्ड हो जाता है। तो ये भी क्या हो गया, इट इज आल्सो एनलार्ज्ड। ठीक है, अब चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, कुछ क्वेरीज होगा बताते रहिएगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, कहां पे, अब हमने ऑब्जेक्ट को उठा के कहां रख दिया, फोकस पे रख दिया, एफ पे रख दिया, पोल के बहुत करीब आ गया, फोकस पे हमने रख दिया, तो क्या होगा, इमेज कहां बनेगा, कहता है इमेज इज फॉर्म्ड एट द इंफिनिटी। अब इमेज देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं दूर अनंत में जाके, इंफिनिटी में जाके बन रहा है। कहां बन रहा है, एट इंफिनिटी, मालूम नहीं कितने दूरी पे कहां बन रहा है। और कैसा बनेगा, हाईली एनलार्ज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। याद रखिए कैसा बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, वही उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। ऑब्जेक्ट से हाईली इनलार्ज मतलब बहुत ही बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से जो है कॉन्केव मिरर के केस में स्फेरिकल मिरर वर्क करता है। लास्ट आप देखिए 6, इसमें क्या कह रहा है, When the object is between focus and pole। बच्चों ये थोड़ा सा अलग केस है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको कुछ और ही चमत्कार दिखाई देगा। कहता है जब फोकस और पोल के बीच में हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं, पहले फोकस पे रखे थे, अब कहां रख दिए और पास कर दिए, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिए। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो है कहता है कि इमेज कहां बनेगा। अब इमेज अभी तक आप देख रहे थे, इमेज मिरर के इधर बन रही थी, राइट साइड में बन रही थी। किधर बन रही थी, इमेज जो है राइट साइड में बन रहा था, यानी मिरर के ठीक सामने बन रहा था। अब क्या होगा, अब जो है कहता है कि अब केस पलट गया। अब पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनेगा। कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। और कॉन्केव मिरर का यही एक केस है जहां इमेज कहां बनता है, बिहाइंड द मिरर। याद रखिएगा, थोड़े जो एक्सेप्शनल होते हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ज्यादा उन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा और एनलार्ज बन रहा है, बड़ा बन रहा है।
और जो भी इमेज, याद रखिए, जो भी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा वो हमेशा वर्चुअल होगा, दैट विल नॉट बी रियल। प्लेन मिरर के केस में देख रहे थे ना, कहाँ बन रहा था, बिहाइंड द मिरर बन रहा था, तो वर्चुअल हो रहा था। उसी तरह यहाँ भी ये कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, तो क्या होगा, इट विल बी वर्चुअल इमेज। एंड कैसा होगा, इरेक्ट। देखिए अभी तक रियल इमेज के केस में मैंने आपको शुरू में कहा था, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट सीधी इमेज बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, और अगर रियल होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे उल्टा बनेगा। यहाँ देखिए कह रहा है इरेक्ट बन रहा है, यानी सीधा बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बन रहा है। तो एक बार क्विक देख लीजिए, अगर पोल और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट ला के रख दिया तो इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर, और कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, एंड लार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा। तो आया बात समझ में। तो ये था कॉनकेव मिरर का फंडा। कॉनकेव मिरर पे जब लाइट्स पड़ती हैं तो कितने तरह का इमेज बनता है ये हमने देखा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तरफ, आपको ले चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। तो हेडिंग डाल लीजिए, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जब इमेज बनता है तो कैसा बनता है, इसके बारे में भी आइए देखते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है पर मेरा कोशिश है कि इसमें जो है आपको मैक्सिमम टॉपिक कवर करके दे दूं, क्योंकि अब जल्दी ही जो है चीजों को कंप्लीट करना है, इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, फिर जो आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं। तो चलिए चलते हैं, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर याद करिए, फिर बता रहा हूं, कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज द शेप ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कहां होगा, आउटवर्ड कर्व्ड होगा, और आउटवर्ड जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। कहां होगा, आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग। ये देख रहे हैं कि नहीं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो गया, कॉनकेव मिरर में इनवर्ड था। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के केस में आउटवर्ड पॉलिश सरफेस हो गया, आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो इसमें जो है इमेज किस तरह का बनेगा आइए देखते हैं। तो कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने कहां रख दिया, व्हेन वी पुट द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, फिर से हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया कहां भैया, इंफिनिटी पे। बच्चों ध्यान दीजिए, इंफिनिटी पे मैंने रख दिया, आपने रख दिया, तो इमेज कहां बनेगा, इमेज इज फॉर्म्ड एट द एफ पे बनेगा। लेकिन कॉनकेव मिरर के केस में याद करिए कहां बन रहा था, मिरर के फ्रंट में बन रहा था, मिरर के सामने बन रहा था। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर। ये देखिए मिरर का सामना ये है, ये कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, फोकस पे बनेगा। लेकिन कैसा होगा, इट विल बी हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर वही कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अगर कोई वर्चुअल होगा इमेज तो इरेक्ट होगा, और वो तय है कि कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। बहुत सिंपल वे में हम तो चल रहे हैं, बड़ा सिंपल फंडा है। बच्चे देख के डर जाते हैं कि अरे ये क्या आ गया, कैसे इमेज बन रहा है, क्या है, कैसे पढ़ेंगे इसको, कैसे याद रखेंगे। तो इतना सिंपल तरीका है, इसको नोट्स बनाइए और ये फिगर बनाइए और इसको टैली करते जाइए। जब आप इस लिखी हुई चीज को इस फिगर से पढ़ेंगे तो बड़े आराम से समझ में आएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। आप इंजॉय कर रहे होंगे, उसे बर्डन न समझ के क्या समझ रहे होंगे, इंटरटेनमेंट। लेकिन ये इंटरटेनमेंट केवल नहीं रहना चाहिए, एजुटेनमेंट होना चाहिए। हम लोग इसको एंजॉय करके पढ़ेंगे, मस्त एकदम मस्त मौला बन के पढ़ेंगे। तो चलिए फिर से बात करते हैं, अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, इंफिनिटी पे रख दिया, तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, और क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। कैसा इमेज होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और डिमिनिश्ड होगा, छोटा सा बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट करते जाइएगा आप लोग। When the object is between infinite and pole, ये भैया इधर इंफिनिटी हो गया और ये पोल हो गया। अगर इस इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं रख दिए, देखिए एग्जैक्ट तो बताया नहीं है कहां, तो इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं रख दिया हमने, तो द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर।
फिर इमेज जो है कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, एंड इट इज डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, थोड़ा छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, डिमिनिश्ड मतलब थोड़ा छोटा होगा, बहुत छोटा नहीं होगा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। देखिए सीधा है और बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। कोई चीज सीधा है, कोई इमेज सीधा बन रहा है यानी वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट है वर्चुअल बन रहा है, बिहाइंड द मिरर है तभी वर्चुअल बन रहा है, तो यानी कोई इमेज आपको कैसा दिख रहा है, बिहाइंड द मिरर दिख रहा है, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट होना उसका तय है। और मिरर के फ्रंट में बनेगा तो रियल बनेगा, तो इन्वर्टेड भी होगा, उल्टा भी होगा, रियल होगा। दोनों एक दूसरे से कंपेयर करिए, एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए ताकि फिर आपको कभी रटना ना पड़े, एक बार देखें और याद आ जाए। तो चलिए, कहता है कि डिमिनिश्ड बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्या कहता है, ये दो आपने देखा, ये जो है दो स्पेस में दो बनते हैं, तो हमने ये दो देखा, और थोड़ा सा इसके एप्लीकेशन के बारे में भी हम जाएंगे कि हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ करते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात कर ले हम तो अच्छा होगा, ताकि जो है प्रैक्टिकली हम समझ सकेंगे कि इस कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर इतना सर पढ़ाए जा रहे हैं, किताबों में दिया हुआ है, तो इसका यूज कहाँ है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। बिल्कुल साइंस का यूज जो है प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। आइए देखते हैं कि कहाँ इसका यूज है। तो देखिए, यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, देखिए ये इमेज आपके लिए दिया हुआ है, अब तो आप देख के समझ ही रहे होंगे कि कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो सबसे पहले क्या दिया है, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, जल्दी से हेडिंग डालिए, यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर, एंड फर्स्ट में यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो क्या दे रहा है, कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, देखिए कहता है टॉर्चेज में यूज हो रहा है, सर्च लाइट में यूज हो रहा है, हेडलाइट में यूज हो रहा है, किसके हेडलाइट में, व्हीकल्स के हेडलाइट में यूज हो रहा है, टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और क्यों यूज हो रहा है ये भी कॉन्सेप्ट बता रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लाइट पड़ने के बाद जब रिफ्लेक्ट हो, लाइट पड़ने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो तो उसका बीम कैसा जाए, उसका बीम पैरेलल चाहिए, इसीलिए कॉनकेव मिरर को लाइए। क्या भाई, अगर आपको रिफ्लेक्टिंग बीम कैसा चाहिए, पैरेलल चाहिए, तो कॉनकेव मिरर को लाइए। कॉनकेव मिरर ही काम करेगा और कोई काम नहीं करेगा। तो कहता है कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्चेस, ये देखिए टॉर्च हो गया, सर्च लाइट, बड़ा बड़ा हेडलैम्प लगा रहता है, बहुत जगह लगा रहता है, आप जेलों में देखेंगे लगा रहेगा, समुद्र के किनारे टावर पे ऐसे सर्च लाइट लगा रहता है, बड़े बड़े फैक्ट्री और इंडस्ट्रियों में भी पोल पे लगा रहता है, देखने के लिए चारों तरफ घुमा घुमा के रात में देखते हैं, पता नहीं क्या खोजते हैं कि अपने मन का होगा। चलिए फिलहाल तो हम जानते हैं, ये टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गया, ये टॉर्च हो गया। ये कार के भी आप हेडलाइट में देख सकते हैं लगा हुआ है, कार से जब लाइट निकलता है, उसका बल्ब अंदर का जलता है, तो उसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे होते हैं, इस तरह के रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होते हैं, उसमें लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल बीम जाता है, और पैरेलल बीम का आपको फायदा क्या मिलेगा, आपको फायदा ये मिलेगा कि वो थोड़ी दूर तक जाएगी, पैरेलल बीम एक फायदा है, और अच्छा रोशनी करता है। They are used as a saving mirror to see large images of the face। क्या कहता है कि सेविंग मिरर में भी यूज होता है। अगर आप कॉनकेव मिरर को देखेंगे, कॉनकेव मिरर में अपना चेहरा देखेंगे, तो आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाई देगा, और आप जो है बराबर मिला पाएंगे कि आपने ट्रिम किया अच्छा कि नहीं, शेविंग बढ़िया हुई, कहीं रह तो नहीं गया। तो स्मार्ट लुक लेने के लिए आपको कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करना चाहिए। वो जो बड़ा डीप मिरर है, लार्ज करके देता है, तो आपको जो है अच्छा इमेज मिलता है, बड़ा इमेज मिलता है फेस का। दे आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, ये लीजिए डॉक्टर भी यूज करता है। दांत आपका खराब हो गया, डॉक्टर को देखना है, इमेजेस ऑफ टीथ, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, देखिए क्या करता है, आपके दांत के अंदर जो है मिरर लगा देता है और देखता है कि कितना चॉकलेट आपने खाया, कितना आपने दांत को नुकसान पहुंचाया। तो ये जो है डेंटिस्ट भी यूज करता है। ये तो आप लोग अक्सर बच्चे हैं जानते ही होंगे, तो ये आपको देखने को प्रैक्टिकली मिल जाएगा। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। सोलर भट्टी में, सोलर फर्नेस में, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये कॉनकेव मिरर इस तरह का आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह के सरफेस
आपको कुछ दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो क्या करता है, लाइट को कंसंट्रेट कर देता है और उसके लाइट के एनर्जी से, उसके उसमें मौजूद हीट एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, उसके फर्नेस को रन करते हैं। तो फर्नेस में हीट को, लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए भी रिफ्लेक्टिंग मिरर के रूप में कौन यूज का होता है, वहां भी कॉनकेव मिरर ही काम आएगा। याद रखिए, पैरेलल बीम चाहिए तो कॉनकेव मिरर को लाइए। समझ गए कि नहीं? तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो रहा कॉनकेव मिरर। अब अगला देखते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए एक बड़ी सी इमेज दिखाई दे रही है आपको, और इस इमेज के अंदर एक मिरर है और मिरर के अंदर और भी कुछ इमेज है। बड़ा खूबसूरत नजारा है, सीनरी पीछे दिखाई दे रही है। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल। क्या कहता है, रियर व्यू। रियर व्यू मतलब पीछे की चीजें देखने के लिए हम आगे चल रहे हैं, अब भैया पीछे की चीजों को देखना है तो गाड़ी चला रहे हैं, गर्दन उड़ा के बार बार पीछे देखेंगे तो टकरा जाएंगे। तब क्या चाहिए हमें, अगर आगे चलते हुए पीछे देखना है तो क्या चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर चाहिए। कौन सा मिरर चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर। पीछे की सीनरी देखना है तो कॉन्वेक्स मिरर को लाना है। तो चलिए बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल्स। पहला हमने देख लिया, देखिए जरा, ये जो है कॉन्वेक्स मिरर है, जो साइड मिरर है, जो गाड़ी के साइड में लगा रहता है और वो दूर तक का पीछे का इमेज दिखाई देता है। आपके स्कूटी में, आपके बाइक में, आपके कार में लगा रहता है, तो आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकली देखिएगा चलाते वक्त, लेकिन ध्यान से देखिएगा, ऐसा ना हो कि उसमें देखते देखते जाके आगे टकरा जाए। तो क्या कहता है, मिरर गिव्स डायरेक्ट डिमिनिश इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट देता है, सीधा इमेज देता है। और आपने देखा था ना कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग जो देख रहे थे उसमें सारे इमेज कैसे मिल रहे थे, वर्चुअल एंड डायरेक्ट मिल रहे थे। कैसे मिल रहे थे, वर्चुअल एंड डायरेक्ट मिल रहे थे। तो कहता है कि डिमिनिश, छोटा कर देता है, इसलिए दूर तक की चीजों को कवर करता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, पीछे के दूर तक की चीजों को कवर करता है। एंड दे आल्सो हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देन अ प्लेन मिरर। वो प्लेन मिरर के कंपैरिजन में उसका फील्ड क्या होता है, वाइडर होता है, यानी ज्यादा ब्रॉड एंगल तक देख सकता है, ज्यादा पीछे तक की चीजों को देख सकता है, क्योंकि वो चीजों को क्या कर देता है, डिमिनिश्ड कर देता है, छोटा कर देता है। आई बात समझ में? आपने देखा होगा, अगर किसी बड़े आप हाईटेक टाउन में, सिटीज में जाएं और बड़े अच्छे मॉल में जाएं तो वहां जो है कोने पे जो है क्या लगा रहता है, बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है। क्यों लगा रहता है, क्योंकि जो है वहां से एक ऐसे सेंटर पे लगा रहता है जहां से जो है पूरा वाइड एंगल शॉप का आपको दिखाई देगा, मॉल का, शॉप का जगह दिखाई देगा। तो इजीली जो है काउंटर पे, रिसेप्शन पे जो आदमी है वो इजीली वहां से देख सकता है। तो वो एक तरह से वर्चुअल कैमरा का भी काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि वाइडर एंगल प्रोवाइड कर रहा है। याद रखिए क्वेश्चन पूछता है, व्हाई द कॉन्वेक्स मिरर आर पुट इन द, क्यों लगाए रहते हैं शॉपिंग मॉल में, किसी शॉप में क्यों लगा रहता है। तो रीजन यही है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, वाइडर एंगल देता है, दूर दूर की चीजों को वाइड एंगल लेके दूर दूर के चीजों को दिखा देता है, और छोटे छोटे डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट के इमेज दिखाते हैं, इसलिए जो है वो बड़ा यूजफुल होता है। तो चलिए आइए आगे चलते हैं हम। अब क्या है आपके लिए, देखते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। बात तो सही है, ये भी जानना जरूरी है। साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब क्यों जरूरत पड़ता है भाई कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, और क्या होता है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन? तो आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे होंगे, एक फिगर देख रहे हैं जिसमें कॉनकेव मिरर बना हुआ है और इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें दिखा रहा है किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव। तो चलिए बात करते हैं, पॉइंट आउट करिए, नोट करिए, बैठे मत रहिए, देखते मत रहिए, नोट करिए, बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छे से नोट करेंगे हम लोग, पॉइंट बनाएंगे। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले देखते हैं, कहता है द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर एंड द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ऑब्जेक्ट को जब हम कहां रखते हैं, लेफ्ट मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो लाइट उधर से जो है किधर
पड़ती है? लेफ्ट से राइट की तरफ पड़ती है। ये अगर लेफ्ट हो गया मिरर का तो लेफ्ट से किधर पड़ेगी? राइट की तरफ पड़ेगी। बात आ रही है समझ में? ये क्या है? मिरर के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा है तो मिरर पर जो लाइट पड़ेगी वो कैसे पड़ेगी? लेफ्ट टू राइट पड़ेगी। All distances parallel to the principal axis are measured from the pole। तो जो दूरी मेजर करते हैं मैंने पहले ही आपको बताया था, इस पोल से मेजर करेंगे और इस प्रिंसिपल एक्सिस के सहारे मेजर करेंगे। तो पोल से जो है प्रिंसिपल एक्सिस का हेल्प लेके हम जो है क्या मेजर करेंगे? डिस्टेंस मेजर करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो चाहे इमेज का डिस्टेंस हो। फिर क्या कहता है? ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द पोल आर टेकन एज अ पॉजिटिव। कहता है जिस भी डिस्टेंस को आप कहां लेंगे, ये देखिए भैया हम राइट साइड में लेंगे। देखिए बच्चों कहां ले रहे हैं? राइट साइड में। तो लिखा है ना डिस्टेंस टुवर्ड द राइट इज पॉजिटिव। जब भी कोई इमेज हो तो हम उसको अगर राइट साइड में जो है उसको मेजर करेंगे, उसका डिस्टेंस लेंगे। किसके राइट साइड? मिरर के राइट साइड में। तो जब मिरर के राइट साइड में लेंगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन मिरर के लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा डिस्टेंस। अगर इधर 10 सेंटीमीटर है, इधर भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर होगा, प्लस 10 सेंटीमीटर होगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा? माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? उसी तरह इमेज के और ऑब्जेक्ट के भी केस में होता है उसके हाइट मेजर करते समय। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का या इमेज का हाइट मेजर कर रहे हैं और वो किधर है? वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है यानी सीधा है, तो उसका हाइट क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। यानी अगर जो है ऑब्जेक्ट का हाइट 10 सेंटीमीटर है तो हम अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इस तरह से ऑब्जेक्ट है या इमेज है तो हम उसको क्या करेंगे? उसको जो है हम पॉजिटिव कहेंगे यानी पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे चला गया। कहां चला गया? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे चला गया, तो इसका हाइट किसमें मेजर करेंगे? निगेटिव में मेजर करेंगे। निगेटिव में होगा। आ रही बात समझ में? तो ये कॉन्केव मिरर का केस था जिसमें हमने देखा। फिर से एक बार क्विक बता देता हूं। मिरर के लेफ्ट में डिस्टेंस मेजर करेंगे, निगेटिव होगा। मिरर के राइट में मेजर करेंगे, पॉजिटिव होगा। हाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट या इमेज का हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ मेजर करेंगे तो अपवर्ड जो है पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड जो है निगेटिव होगा। लेफ्ट में डिस्टेंस निगेटिव होगा, राइट में डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। अपवर्ड जो है हाइट पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड हाइट क्या होगा? नेगेटिव होगा। आ रही बात समझ में? नोट करते रहिए, बनाते रहिए, ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए आते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, जब मिरर का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो फिर कम से कम मिरर फॉर्मूला तो जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। कहता है किसी भी स्फेरिकल मिरर का अगर हम रिलेशन देखते हैं किसके किसके बीच में, भाई देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं? u से लिखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज रिटन बाय u और इमेज डिस्टेंस को किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं। और फोकल लेंथ के लिए स्मॉल f का, ध्यान दीजिए स्मॉल f का इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल F मत लिख दीजिएगा। जब मिरर फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे? भैया ऑब्जेक्ट आपने देख लिया u को लिखते हैं, इमेज डिस्टेंस को v लिखते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल f में लिखते हैं। तो कहता है इस UVF का रिलेशन क्या है? तो UVF का जो रिलेशन है वो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। आई बात समझ में? फिर से ध्यान से 1/v यानी क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस 1/u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू 1/f। आई बात समझ में? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, नोट करते रहिए। अब कहता है एक और टर्म रह गया मैग्निफिकेशन। स्फेरिकल मिरर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें जो है मैग्निफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। कहता है मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ? देखिए जब हम किसी चीज को मैग्नीफाई करते हैं, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा,
तो जब हम किसी चीज को मैग्नीफाई करते हैं तो या तो वो बड़ा मैग्नीफाई करेंगे, छोटा मैग्नीफाई करेंगे। आपने मैग्नीफाइंग लेंस किस लिए यूज किया? आप मैग्नीफाइंग लेंस लेंगे और जो है आपने जो है उसको बड़ा देखने की कोशिश किया, यानी इमेज एनलार्ज हो जा रहा है, ऑब्जेक्ट एनलार्ज हो जा रहा है। तो कहता है कि मैग्निफिकेशन मींस टू प्रोड्यूस बिगर। कहता है मैग्निफिकेशन फॉर अ स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज, अब उससे पहले जान लीजिए हाइट ऑफ द इमेज हम h डैश से दिखाते हैं। ये क्या है? h डैश है। जब हम h डैश लिख देते हैं तो उसको हाइट ऑफ द इमेज होता है, और h को लिखा हुआ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। या बहुत जगह जो है h के ऊपर o और h के ऊपर i भी लगा देते हैं, और बहुत जगह केवल जो स्मॉल लेटर में h लिखते हैं तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और h के ऊपर एक डैश लगा दिया तो हाइट ऑफ द इमेज हो गया। और m से डिनोट करते हैं हम मैग्निफिकेशन को। तो यहाँ फॉर्मूला देख लीजिए, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझे बच्चा लोग? क्या समझे? मैग्निफिकेशन अगर निकालना है तो सबसे पहला फॉर्मूला है कि इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट का हम क्या निकाल देंगे? रेशियो निकाल देंगे। आगे बात समझ में? नोट करते रहिए, सारा नोट बनाते रहिए। और इसको हम दूसरे तरह से भी देख सकते हैं मैग्निफिकेशन को। मान लीजिए हाइट नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस दिया है, तब कैसे निकालेंगे? तो कहता है इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इसका रिलेशन है v माइनस v अपॉन u। क्या रिलेशन है? याद रखिए v अपॉन u नहीं, माइनस v अपॉन u। तो इससे भी आपका मैग्निफिकेशन, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है, और आपको बोल दे क्या निकालना है, आपको बोल दे कि इमेज मैग्निफिकेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सीधे जो है माइनस v अपॉन u कर देंगे, यानी इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अच्छा, इस पे और भी क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग 2-4 मिनट। अब जैसे आप जान रहे हैं कि m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। तो मैग्निफिकेशन इमेज के हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट के हाइट है, और इसको और क्या इक्वल्स टू लिख सकते हैं? माइनस v अपॉन u लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, ये v और u दिया हुआ है, यानी इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ, कहते हैं हाइट ऑफ इमेज निकाल लीजिए। तो ये आप रेशियो देख रहे हैं ना, hi अपॉन ho इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। लीनियर इक्वेशन आप लोग सॉल्व करते होंगे मैथ्स में, तो बड़ा आसान है। इसमें हम लोग v और u रख देंगे, यहाँ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट रख देंगे, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा। कभी कभी ये भी पूछता है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज दिया है, और मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। जरा क्या निकाल लीजिए? मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट u दिया हुआ है, और इमेज का डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो हम लोग m इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u रख के हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से घुमा फिरा के बहुत सारे सवाल हैं। अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h या hi अपॉन ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। ये रेशियो अगर आपको याद है, आपने समझ लिया है अच्छे से, तो अब तो सवाल किसी तरह का आएगा, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों, ये रहा आपका स्फेरिकल मिरर, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है इसका नोट्स बनाया होगा, और इसको हम लोग यहीं आज जो है इसको हम यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। और उम्मीद है कि ये वीडियो देख के बड़ा नॉलेजेबल लगा होगा, आपको मजा आया होगा। और अगर कुछ और जिस भी टॉपिक पे आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। कोई सवाल है आपका, उस सवाल डालिए, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। या किसी भी तरह का कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो तो मैं आपको किसी भी तरह से उसको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप
आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि ये नॉलेज जो है आपके साथ साथ अब आपके फ्रेंड्स तक पहुंचे, उनको भी अच्छा नॉलेज मिले। इसके साथ साथ ऑल दी